नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 4। अध्याय का नाम है न्यायपालिका। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानूनों को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत मुकदमों में विद्यमान कानूनों को लागू करना है और न्यायिक प्रशासन को संचालित करना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर हो। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। जहां पर न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है वहां पर लोगों का जीवन एवं स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। प्रश्न 2, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है? उत्तर, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को असंगत और अवैध घोषित कर सकता है यदि वह मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है। प्रश्न 3, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे नीचे है निचली अदालत। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास मिला। उच्च न्यायालय, नवंबर 1983 में तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में निचली न्यायालय के विरुद्ध अपील की। उच्च न्यायालय ने पाया कि सुधा स्टोव में आग लगने से मरी थी, अतः उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को छोड़ दिया। निचली अदालत, सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने तीनों को दोषी पाया तथा तीनों को मौत की सजा सुनाई। प्रश्न 4, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसको ठीक कीजिए। क, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। उत्तर सही। ख, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। उत्तर, उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय गए। ग, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। उत्तर, यदि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उचित नहीं मानते तो
वे राष्ट्रपति को अपील कर सकते हैं। प्रश्न 5, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? उत्तर, 1980 के दशक में आरंभ हुए इस प्रकार के मुकदमों के महत्व का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सार्वजनिक हित अभियोग गरीबों तथा असहाय लोगों को न्याय प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करता है। नंबर 2, सार्वजनिक हित अभियोग संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति में विशेष महत्व रखता है। नंबर 3, सार्वजनिक हित अभियोग पद्धति परंपरागत न्याय पद्धति की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। नंबर 4, सार्वजनिक हित अभियोग संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता तथा समानता को लागू करने में बहुत सहायक हुई। प्रश्न 6, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। उत्तर, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह जीवन के अधिकार का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जीविका कमाने के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आजीविका के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ओल्गा टेलिस तथा बॉम्बे म्युनिसिपल में यह निष्कर्ष निकाला गया। यह निर्णय झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आजीविका कमाने के अधिकार की रक्षा करता है। प्रश्न 7, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। उत्तर, न्याय को राज्य का आधार माना जाता है। न्याय के अभाव में कोई भी राज्य अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। अच्छी न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि न्याय निष्पक्ष, त्वरित तथा सस्ता होना चाहिए, परंतु भारत में न्याय त्वरित नहीं है। देरी से हुए न्याय को अन्याय कहा जाता है। सामान्य तौर पर नागरिक मुकदमों में 15 से 30 साल लग जाते हैं। अतः त्वरित व सस्ती न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रश्न 8, अगले पन्ने पर शब्द सारणी में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। उत्तर, नंबर 1, बरी करना। सुधा मर्डर मुकदमे में उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, शकुंतला तथा सुभाष को बरी कर दिया। नंबर 2, मुआवजा। जिस व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकारी कब्जे में ले ली जाती है, उसे उसकी संपत्ति के बदले में जो रकम दी जाती है उसे मुआवजा कहते हैं। नंबर 3, एक बेदखली। एक व्यक्ति को उसकी झोपड़ी में से बेदखल करना उसके आजीविका के अधिकार को समाप्त करना है। नंबर 4, उल्लंघन। भारत में नागरिक को केवल कानूनों की अवहेलना करने पर ही सजा दी जा सकती है। प्रश्न 9, यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भारत के भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। ये देखिए, ये है वो चित्र। उच्चतम न्यायालय का फैसला, भूख से मौत, जिम्मेदार कौन। इस तरह से ये पोस्टर है। इसे मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। इस तरह से है ये। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तथा जीवित रहने के लिए खाना आवश्यक है। खाने के अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। नंबर 2, सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। नंबर 3, सरकार को अति निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क या सस्ते खाद्य पदार्थ देने चाहिए।
अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बी 25 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। सी 20 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। डी 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। इसका सही उत्तर है डी 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। प्रश्न 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 50 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 65 वर्ष। प्रश्न 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। इसका सही उत्तर है ए संसद। प्रश्न 4, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? ए चंडीगढ़ में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी शिमला में। इसका सही उत्तर है बी दिल्ली में। प्रश्न 5, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? ए रुपये 26,000, बी रुपये 2,80,000, सी 28,000, डी 30,000। इसका सही उत्तर है बी 2,80,000 रुपये। प्रश्न 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी विधि मंत्री से, सी प्रधानमंत्री से, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से। इसका सही उत्तर है डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से। प्रश्न 7, सर्वोच्च न्यायालय किसे सलाह देता है? ए मंत्रिमंडल को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति को। प्रश्न 8, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। इसका सही उत्तर है बी सर्वोच्च न्यायालय। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 2, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न 4, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताओ। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक है। प्रश्न 5, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन बताएं। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है। प्रश्न 6, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य बताओ। उत्तर, नंबर 1 मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और नंबर 2 संविधान की व्याख्या करना। प्रश्न 7, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं। उत्तर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री S.A. बोबड़े हैं। इनका कार्यकाल नवंबर 2019 से अप्रैल 2021 तक है। प्रश्न 8, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्राधिकार लिखें। उत्तर, नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रश्न 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं निश्चित की गई हैं? उनमें से कोई एक बताएं। उत्तर, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर हमारा पाठ 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 हाशियाकरण की समझ पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।